Hi and welcome to ProXCS। काफ़ी स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 6 के बारे में काफ़ी बातें कर रहे थे कि सर रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स का चैप्टर 6 का एक बार फास्ट ट्रैक करवा दीजिए, कुछ समझा दीजिए वापस से एक बार। तो ठीक है, चलो एक बार फिर से देख लेते। तो चैप्टर नंबर 6 एडजुडिकेशन, प्रोसिक्यूशन एंड ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज का चैप्टर। इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ के जाना याद से। well, इसके अंदर पीनल प्रोविजंस के हिसाब से सिविल क्रिमिनल के डिफॉल्ट डिफाइंड होते हैं। जब आप एक सिविल लॉ के हिसाब से डिफाइन करते हो तो सिविल में एक डिफॉल्ट देखते हैं, पेनल्टीज देखते हैं, एडजुडिकेशंस देखते हैं एंड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आता है। लेकिन वही एक एंगल जब आप क्रिमिनल लॉ की तरफ से लेके जाते हो तो फाइन्स एंड इम्प्रिजनमेंट, फाइन और इम्प्रिजनमेंट, फाइन इम्प्रिजनमेंट ऑफ बोथ, ऐसे टर्म्स देखो तो क्रिमिनल लॉ की तरफ। बिकॉज जब फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट का एरिया आता है तो वो नॉन कंपाउंडेबल हो सकता है, और अगर फाइन और इम्प्रिजनमेंट की तरफ है तो कंपाउंडेबल। ऑफेंसेस में कंपाउंडिंग के एरिया में आपने ध्यान से पढ़ा होगा कि 25 लाख तक का कंपाउंडिंग रीजनल डायरेक्टर करता है, और ऑफेंसेस अबाउट 25 लाख एनसीएलटी का कंपाउंडिंग। नॉन कंपाउंडेबल में याद रखना प्रोसिक्यूशन एंड स्पेशल कोर्ट्स कम्स इनटू पिक्चर। ठीक है, इसके साथ साथ दूसरी चीजें जो आपको याद रखनी है, एक तो कंपनीज एक्ट के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल लॉ होता है। तो कंपनी लॉ के हिसाब से जो प्राइवेट डिस्प्यूट्स होते हैं, जो प्राइवेट डिफॉल्टिंग पार्टीज के डिस्प्यूट्स होते हैं, वो पार्टीज डिसाइड नहीं करती। दैट इज सिविल लॉ के अंदर या तो प्राइवेट डिस्प्यूट्स होते हैं या फिर डिफॉल्टिंग पार्टीज, रिड्रेसल, डैमेजेस, एक्शंस, ओमिशंस, ये सब चीजें बातें होती है। ओके, तो वो आप सिविल लॉस के हिसाब से देख सकते हो। बट जब आप क्रिमिनल लॉ से डील करते हो तो इट डील्स विद ऑफेंसेस that creates punishments, that creates reflections. And Companies Act is a mixture of all civil and criminal laws. Okay. Now, what are the penalties under the various Companies Act? तो याद रखना there were 35 penalties जो default के cases में थी। 16 penalties out of 35 were decriminalized by the Act, and more penalties were decriminalized by the 2020 Act. And if a person is committing a default and no penalty is stated, then we still have section 450. So civil liability impose हो सकती है. And the default of non-compliances of the Companies Act, क्या ये भी पेनल्टी अट्रैक्ट करता है? बिल्कुल पेनल्टी अट्रैक्ट करता है। एनुअल रिटर्न्स अगर आपने फाइल नहीं किया तो उसके अंदर भी पेनल्टीज रहती है। एंड रिमेंबर, नॉन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न अंडर 92 will result in withdrawal of all the exemptions that is given, तो as good as पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी भी पब्लिक की तरह ट्रीट होगी। अब ये पेनल्टी हम लोग जिस आरओसी के सामने एड्रेस करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टी। ये एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टीज किस तरह से होती है? वेल, एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टीज का मतलब हो जाता है जहां पे आरओसी हैज अ पावर टू एडजुडिकेट द पेनल्टीज, जहां पे आरओसी के सामने आप अपनी केस को प्रोड्यूस करते हो और उसके बेसिस पे वो डिसीजन देता है। आरओसी विल प्रोवाइड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, सारे पार्टीज को सुनेगा और फिर डिसाइड करेगा। जो भी एग्री पर्सन है दे कैन अपील टू आरओसी विद इन 60 days to the regional director concerned. ROC will adjudicate the penalty and pass the necessary orders thereto. और याद रखना, the decision of the RD in this case is final. Okay? चलो बात करते हैं adjudication of penalties 454 की। तो who appoints? Central government appoints registrars and officers and penalty. अच्छा, jurisdiction क्या होगा? कौन डिसाइड करता होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करता है सर। अच्छा, ऑर्डर्स पास करने के लिए आरओसी या आरडी ऑर्डर्स पास करने के लिए क्या क्या दे सकते हैं? पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट कंपनीज वगैरह के ऊपर या नॉन कंप्लायंसेस के केसेस में। सो यस, द jurisdiction इज डिसाइडेड बाय सीजी एंड द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर by the order imposes penalty on default or any other person stating the non-compliance and direct the company. Okay. Now, can we expect a no penalty? Well, अगर डिफॉल्ट नॉन कंप्लायंस का है ऑफ एनुअल रिटर्न सेक्शन 92 या अकाउंट्स 137 और आपने 30 days में रेक्टिफाई कर लिया तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ पेनल्टी। सो नो पेनल्टी विल बी इम्पोज्ड इन दिस रिगार्ड फॉर ऑल द प्रोसीडिंग्स। सामने वाले को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा कि नहीं? गुड क्वेश्चन। देखो, जनरली एडजुडिकेटिंग ऑफिसर सामने वालों को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देता है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देता है, सुनने के बाद ही डिसीजंस देता है। यस, देयर इज अ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। क्या एग्री पार्टी अपील्स कर सकते हैं? बिल्कुल, आरओसी के ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील आप रीजनल डायरेक्टर्स में कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, कोई टाइम पीरियड है? अपील हैज टू बी प्रेफर्ड प्रेफरेबली विद इन 60 days के हिसाब से। तो अपील हैज टू बी प्रेफर्ड प्रेफरेबली इन 60 days। आरडी आपकी अपील सुनने के बाद क्या ऑर्डर्स दे सकता है? यस, आरओसी का ऑर्डर सही है ये बोल सकता है। दे कैन मॉडिफाई द आरओसी ऑर्डर्स
सही है तो बोलेगा कन्फर्म इट और मॉडिफाइड, या फिर आरओसी का ऑर्डर कैंसिल कर देगा, दैट इज कॉल्ड सेटिंग असाइड द आरओसी ऑर्डर्स। तो ऐसा डिसीजंस वो डेफिनेटली दे सकता है। Now, what if the company fails to comply with the order? See, if the company fails to comply with the order, even on receipt of the copy of the order, तो कंपनी के ऊपर पनिशमेंट है 25,000, मैक्सिमम अप टू 5 लाख। एंड और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उसके ऊपर पनिशमेंट चली जाएगी समथिंग अराउंड 25,000, मैक्सिमम अप टू 1 लाख। तो इस चीज़ के बारे में याद रखना, फेल टू कंप्लाई विद द ऑर्डर एंड व्हाट इज द पनिशमेंट। ठीक है सर, अगर कोई पर्सन रिपीटेड डिफॉल्ट करता है तो वेल इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आता है 454A आता है, जहाँ पे कंपनी एंड एवरी ऑफिसर या जो भी कंसर्न पर्सन है जिसमें पेनल्टी इम्पोज हुई है और फिर भी वो रिपीटेड डिफॉल्ट करता है, तो अगर वो रिपीटेड डिफॉल्ट करता है ये एडजुडिकेशन होने के बाद भी विद इन 3 years फ्रॉम द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, तो ये पर्सन जो वापस से डिफॉल्ट कर रहा है ही विल बी लायबल ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पेनल्टी फॉर सच डिफॉल्ट। Okay, so that is covered in section 454A। याद से पढ़ के जाना, he will be liable twice the amount of penalty। ठीक है। अच्छा, कंपनी लॉ में ऑफेंसेस का ओवरऑल नेचर दो तरह का होता है। कौन सा था? कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल। नॉन कंपाउंडेबल एंड कंपाउंडेबल नेचर में कंपनी लॉ के ऑफेंसेस डिवाइड किए जाते हैं। जब कंपनी लॉ के ऑफेंसेस नॉन कंपाउंडेबल है, इसका मतलब जहां पे कंपनी लॉ पनिशमेंट 447 की देता है वो नॉन कंपाउंडेबल है। नहीं तो जनरली ऑफेंसेस कंपाउंडेबल है, वो आरडी, आरओसी, एनसीएलटी के हाथ में चले जाते हैं। ओके, एंड डिफॉल्ट अगर कुछ हुआ है तो रजिस्टर्स, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में डिफॉल्ट, कंप्लायंसेस में डिफॉल्ट, ये सब कंपाउंडेबल नेचर के जाते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई डायरेक्टर अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करने से रह गया तो भी कंपाउंडेबल नेचर के लिए जाता है। यहाँ तक कि अगर कोई वायलेशन हुआ है एज अ गोइंग कंसर्न जो पब्लिक इंटरेस्ट को इम्पैक्ट करता है तो भी कंपाउंडेबल नेचर में चले जाता है। यहाँ तक कि अगर कोई डिफॉल्ट कंपनी लॉ में हुआ है लेकिन कोई स्पेसिफिक पनिशमेंट नहीं है तो भी कंपाउंडेबल नेचर में जाता है। तो ऐसे कुछ ऑफेंसेस है जो कंपाउंडेबल नेचर में जाते हैं, बाकी नॉन कंपाउंडेबल। ठीक है। नाउ नॉन कंपाउंडेबल नेचर के बाद एक सेक्शन आता है 439, ऑफेंसेस टू बी नॉन कॉग्निजेबल। ये सेक्शन क्या बोलता है कि अगर सीआरपीसी को बाजू में रख दो, अगर कंपनी लॉ में कोई ऑफेंस हुआ है और वो अपने आप में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल आपको मालूम है, कॉग्निजेबल इज अरेस्ट विदाउट अ वारंट एंड नॉन कॉग्निजेबल नीड्स अ वारंट, तो वो इन्वेस्टिगेशन के लिए रेफर किया जाता है सेक्शन 212 के अंदर। और अगर एसएफआई अपनी रिपोर्ट देता है और उस ऑफेंस को कॉग्निजेबल बताता है तो वो कॉग्निजेबल होगा, नहीं तो तब तक सारे ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल नेचर के होते हैं। So that is the section 1। सबसेक्शन 2 उसमें यह बोलता है कि कोर्ट किसी भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस नहीं ले सकता जब तक आरओसी की कोई कंप्लेन या किसी अथॉरिटी की कंप्लेन ना आए और जब तक एलिगेशंस ऑफेंसेस के साथ साबित वो ऑफिसर न करे तब तक कोई कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेता। ओके, अगर कोई कंप्लेन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी, नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड या फिर रिटन कंप्लेन फ्रॉम सेबी आई है तो कोर्ट कॉग्निजेंस लेने के लिए रेडी होगा प्रोवाइडेड कंप्लेंट्स प्रॉपर्ली आए। ओके, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट जो है या कंपनी की लायबिलिटी तब तक फिक्स नहीं होगी जब तक कोर्ट इसके ऊपर डिसीजन ना ले। दैट्स व्हाट सेक्शन 2 टॉक्स अबाउट। ओके, फिर हमने ये भी पढ़ा है दैट नथिंग स्टेटेड इन सीआरपीसी will affect where the complaint is filed by the ROC or officer authorized, and the presence of such person will not be necessary unless the court requests। तो ROC का प्रेजेंस हर केस के हर हियरिंग में जरूरत नहीं होती, ये डिपेंड करता है कब आपको कोर्ट को ROC का प्रेजेंस चाहिए, उस केस में ROC को बुलाया जा सकता है। सबसेक्शन 4 में याद रखना that the provision of subsection 2 will not affect the actions taken by the liquidator for the offences committed in respect of the matters resulting in winding up of the company। तो जो एक्शन लिक्विडेटर लेता है विद रिस्पेक्ट टू वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, ओके, उस एक्शंस के लिए लिक्विडेटर्स को रिस्पॉन्सिबल नहीं किया जा सकता। ओके, एंड ये पार्ट भी क्लियर है, द लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी शेल नॉट बी डीम्ड टू बी द ऑफिसर ऑफ द कंपनी, नहीं तो वो ऑफिसर इन डिफॉल्ट के डेफिनेशन में हो जाए। फिर पढ़ते समय याद रखना सेक्शन 440 करके आता है। 440 टॉक्स अबाउट ऑफेंसेस विच इज कमिटेड एंड ट्रायबल बाय स्पेशल कोर्ट्स। इस ऑफेंस में इफ ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशंस और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जेएमएफसी विच आर डेजिग्नेटेड एज स्पेशल कोर्ट। तो स्पेशल कोर्ट्स का मतलब क्या हो गया 440 के हिसाब से? इट कैन बी योर कोर्ट ऑफ सेशंस, इट कैन बी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, इट कैन बी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ऑल्सो।
but this will not affect the pending proceedings before them. So if any proceeding is pending before them and this kind of nature offense is committed, it will not affect the pending proceeding, maybe pending proceeding under the different act or this act. Okay. Then also the powers of the High Court with respect to the transfer of cases to the special court will not be affected by this provision. तो ये पार्ट भी अपने आप में क्लियर है. 448 याद रखना, 448 is a punishment for making the false statement. The situation is any kind of returns, reports, certificate, financial statement, prospectus, documents in per the Companies Act is false or known to be false or omits the material facts, then punishment is as per 447. याद रखना. Okay. Punishment for making, that is punishment for making false statement. 449 याद रखना. 449 is punishment for making a false evidence. Situation is a person intentionally gives a false evidence upon examination on oath or solemn affirmation as required in the Companies Act, or in any affidavit, deposition, solemn affirmation with respect to binding. Punishment is greater than equal to 3 years, maximum up to 10 lakhs. तो इस बात को याद रखना. These are the punishment. 450 को याद रखना. 450 is a punishment where no specific punishment is provided. Then the company and every officer of the court connected to the court with the approval and the sanction and the consent and the confirmation and recognition of the directions, no penalty is prescribed for thereto. तो इसके ऊपर भी punishment आ सकती है. और punishment कितनी रहेगी? Well, punishment is that fine up to 10,000 rupees or a continuing fine of 1,000 rupees. 451 आता है. 451 वापस से repeated default. Remember, adjudication के बाद 454A लगता है और general default के बाद वापस से करने पे 451 लगता है. So 451 क्या बोलता है? Well, 451 की situation ऐसी है that the company or the officer of the company commits an offense which is punishable with either imprisonment or with fine, or where the offense is committed second or subsequent time. तो वापस से आप डिफॉल्ट कर रहे हो, क्या उसके ऊपर पेनल्टी आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है. पनिशमेंट क्लॉज दिया हुआ है. पनिशमेंट इज ट्वाइस द अमाउंट ऑफ फाइन इन एडिशन इफ प्रोवाइडेड. तो 451 एंड 450A में फर्क होता है, वो भी मैंने आपको समझाया था. देन 452 आता है. 452 या पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुली विदहोल्डिंग द प्रॉपर्टी. सो अगर कंपनी की प्रॉपर्टी कोई रॉन्गफुली, एनी ऑफिसर एम्प्लॉय रॉन्गफुली ऑब्टेन्स अ पोजेशन एंड हैविंग सच प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग द कैश रॉन्गफुली विदहोल्ड्स द प्रॉपर्टी, तो इस केस में पनिशमेंट आ सकती है. एग्जैक्टली आ सकती है. किस पे ऊपर? एक तो कंपनी मेंबर क्रेडिटर कॉन्ट्रीब्यूटरी को कंप्लेन फाइल करनी पड़ेगी. दैट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट. दे हैव टू फाइल अ कंप्लेन फर्स्ट इन द कोर्ट ऑफ सेशंस. कोर्ट इस केस पे क्या डिसीजन ले सकता है? Well, court का decision, if the violation is proved against the officer, then the punishment can be minimum 1 lakh to 5 lakh, and they can direct the person to deliver the property in cash or withheld misapplied within 2 years. So अगर ये साबित होता है कि सामने वाले पर्सन ने गड़बड़ की है, तो 1 साल से लेके 5 साल तक का पनिशमेंट भी हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट. ओके. एंड सामने वाले को कैश या प्रॉपर्टी जो भी है वापस देनी पड़ेगी. ओके, सॉरी, 1 लाख से 5 लाख तक का फाइन हो सकता है और कैश प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी. बराबर बोला. नाउ या if the court is satisfied that the company has not paid provident fund or compensation, the court will not impose imprisonment. तो फाइन हो सकती है, लेकिन कोर्ट में नॉट इम्पोज द इम्प्रिजनमेंट अगर मालूम पड़ा कि कंपनी की तरफ से बहुत बड़ी गलती है तो. ठीक है. नाउ 453 किस लिए फेमस है? कोई कंपनी अगर लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज नहीं करती है तो. Okay, so situation is that the person carrying on the trade or business under the name of limited or private limited are required to use as per law. तो अगर कोई कंपनी लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज नहीं करती है तो उसके ऊपर पनिशमेंट आ सकती है. ठीक है. कितनी पनिशमेंट आ सकती है? वेल, इन दैट केस द पनिशमेंट कैन बी मिनिमम 500, मैक्सिमम 2000 फॉर एवरी डे फॉर विच द नेम और टाइटल हैज बीन यूज्ड. तो कम से कम 500 से 2000 तो तक की पनिशमेंट आसानी से जा सकती है. ठीक है. और जुडिशियल स्ट्रक्चर के हिसाब से 435, 436, 437 आपने लेसन 9 में ये डिटेल आउट पढ़ा होगा, तो वहां पे जाके डेफिनेटली इसे देख लेना. ओके, अच्छे से देखना, अच्छे से जाना. अभी इसके साथ साथ जो दूसरा पार्ट इसके साथ जोड़ता है, ऑफेंसेस किस तरह के होते हैं? कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल. याद रखना, इसमें अगर मैक्सिमम फाइन इज 25 lakhs बाय रीजनल डायरेक्टर एंड अदर केसेस बाय एनसीएलटी. तो जहाँ पे मैक्सिमम फाइन 25 lakhs है वो रीजनल डायरेक्टर, बाकी केसेस एनसीएलटी. एंड इम्प्रिजनमेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 years बाय सेशंस कोर्ट एंड अदर केसेस इट विल बी ट्राइड बाय मैजिस्ट्रेट कोर्ट. क्लियर? अब इसमें एक पॉपुलर सेक्शन आता है 403. 403 इज अ वेरी पॉपुलर सेक्शन एंड इम्पोजेज अ पेनल्टी.
इसमें नेचर ऑफ पेनल्टी और डिफॉल्ट कैसा है? वेल द डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड और रिकॉर्डेड बाय द अथॉरिटी, पनिशमेंट इज इफ इट इज डन इन टाइम देन ऑर्डिनरी पनिशमेंट। तो अगर आपने डॉक्यूमेंट टाइम पे सबमिट नहीं किया तो एक ऑर्डिनरी पेनल्टी लगती है। ओके अब देखो ऐसा है कि अगर डॉक्यूमेंट टाइम पे सबमिट किया तो एक ऑर्डिनरी फी लगती है, और अगर आपने थोड़ा टाइम डिले किया तो उसके ऊपर पेनल्टी लगती है। वो डिले कितना है और फी कितना। तो डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड एंड रिकॉर्डेड बाय द अथॉरिटी, एंड इफ इट इज डन इन द टाइम दैट जस्ट ऑर्डिनरी फी विल बी चार्ज, नो पेनल्टी विल बी चार्ज। ठीक है। दूसरा, the document to be recorded or registered or submitted is not done due time. Apart from legal action, such particulars additional fees of 100 rupees will be charged. However, different fees may be classed for different classes. तो ये भी क्लियर करता है that if the document which has to be submitted is not submitted in the due time, so there can be legal action. But apart from that, 100 rupees additional fees will be charged per day of delay. Okay, and different fees can be prescribed for different classes. फिर section 403 आगे ये भी बोलता है that if there is a delay in filing the documents stated above with the additional fees, then apart from legal action, further additional fees can be charged. So अगर आपने additional fees के बाद भी ये delay किया है, then a further additional fees can be charged. And if the default was on 2 or more occasions for filing the documents, so apart from legal action, filing will be allowed payment of the higher additional fees. So you can be doing the filing रोकेंगे नहीं, but on the payment of the higher additional fees. Now what is that additional fees or higher additional fees? तो हमने वो भी part देखा है. That is, we have understood what are the additional fees or higher additional fees. Well, the table for the fees or higher additional fees other than the forms for increase in share capital 92 is this. Up to 15 days, one-time normal fees will be charged. So if the delay is just 15 days, one-time normal fees. Then if the delay is more than 50 days to 30 days, two-time normal fees or additional higher fees will be 3 times normal fees. Then more than 30 days to 60 days, 4-time normal fees and additional higher fees will be 6-time normal fees. अगर आप additional fees भी pay नहीं करते तो. More than 60 days, 6-time normal fees and additional higher fees will be 9 times the normal fees. And more than 90 days to 10 times or 15 times, then 10 times the normal fees or additional higher fees, 15 times the normal fees. And beyond 180 days, 12 times or 16 times the normal fees can go. Okay. And apart from that, law में ये भी याद रखना कि the higher additional fees will be payable if there is a delay on 2 or more occasions within 365 days from the date of filing of belated e-forms with additional fees or higher additional. So अगर additional fees shall be payable, अगर डिले 2 से ज़्यादा ओकेशन में हो गया विद इन द स्पैन ऑफ 365 डेज, तो जितने भी हायर एडिशनल फीस है वो सब पे करना पड़ेगा. ओके. एंड वेयर द एडिशनल हायर एडिशनल फीस इज पेएबल, एडिशनल फीस विल नॉट बी चार्ज. तो ये भी क्लियर कर दिया कि जहाँ पे हायर एडिशनल फीस होगा तो उस टाइम पे फिर एडिशनल फीस नहीं होगा, बिकॉज एडिशनल फीस देन बिकम्स द पार्ट ऑफ हायर एडिशनल फीस. क्लियर. तो ये पूरा पार्ट हम लोग ने देखा था कैसे कैलकुलेट होगा, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल्स भी लिए थे और उसके बाद ये समझा भी था. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट, बी कॉशियस फॉर 403 ये पढ़ा था. एंड यस, रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी पेज नंबर 156 पे दिया होगा, अच्छे से पढ़ के जाना. कंपनीज अमेंडमेंट एंड 2009 पेज 156 157 पे दिया होगा, ये भी याद करके जाना बिकॉज एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए. ठीक है. देन देयर अपार्ट एडजुडिकेशंस के बारे में बात करें तो एडजुडिकेशंस क्या होता है? वेल, Companies Act does not define the adjudication. Adjudication is a process to judge the arguments, to judge the evidences between the parties. तो एडजुडिकेशन होता क्या है? एडजुडिकेशन का मतलब होता है जहाँ पे सामने वाले को आप जज करो ऑन द बेसिस ऑफ द आर्ग्यूमेंट बाय गिविंग देम देन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. इसको हम लोग एडजुडिकेशन प्रोसेस बोलते हैं. एडजुडिकेशन कब स्टार्ट हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ था? वेल, 454 की हिस्टोरिकल बात करें तो 454 was inserted for the first time in the Companies Act 2013. Earlier, CLB was given the jurisdiction to adjudication on certain matters. This was later transferred to NCLT, and with suggestion from J.J. Irani Committee, ROC was given authority to adjudicate on the matters also. Now, CG has authorized ROC to adjudicate penalties under the Companies Act. So, Companies Act 2013 के अंदर इसका शुरुआती बात आई थी. पहले कौन होता था? कंपनी लॉ बोर्ड करके होता था, वो एडजुडिकेट करता था. क्या ये पावर एनसीएलटी को मिली? बिल्कुल मिली है. अच्छा, जेजे ईरानी कमेटी का क्या कहना था कि आरओसी को भी ये पावर देनी चाहिए.
क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी? बिल्कुल दी। आरओसी को पेनल्टीज एडजुडिकेट करने की ताकत दी गई है। ठीक है, तो एडजुडिकेशन की पावर्स है। अच्छा, ये एडजुडिकेशन का तरीका क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? Well, the procedure for adjudication is covered in 454 and Rule 3 of Companies Adjudication of Penalties Rules. इसके अंदर ये पार्ट कवर होता है। Firstly, CG authorizes the ROC to adjudicate on as an adjudicating officer. तो ROC जब adjudicating करता है तब वो AO adjudicating officer के रूप में आ जाता है। Then AO has to issue a show cause written notice why penalty should not be imposed in case of default on the companies, officers and other persons. And reply no less than 15 days but not more than 30 days. तो सामने वाले को शो कॉज नोटिस इशू करता है और उनको अपना रिप्लाई फाइल करने के लिए देता है 15 दिन कम से कम, पर 30 डेज से ज़्यादा नहीं। ठीक है, देन द शो कॉज नोटिस शुड इंडिकेट नॉन कंप्लायंस और डिफॉल्ट, पीनल प्रोविजंस, मैक्सिमम पेनल्टी, ऑफिसर इन डिफॉल्ट एंड द पीस। तो किससे गलती हुई है, कितनी गलती हुई है, क्या गलती हुई है, वो सब के बारे में, और कितना पेनल्टी कैन बी चार्ज, दैट कैन बी स्टेटेड ऑल्सो। ठीक है, फिर the company will give a reply to the show cause notice. They file the reply in the electronic mode only. Further extension can be granted to maximum 50 days. A reason for extension by the company or officer that the notice was received in a shorter period and did not have reasonable time is a sufficient reason. So लॉ में ये लिखा हुआ है कि शो कॉज नोटिस का रिप्लाई टाइम में हो जाना चाहिए। फर्दर एक्सटेंशन दिया भी तो 15 दिन के अंदर, और एक्सटेंशन के लिए रीजंस रिकॉर्ड करने चाहिए, लेकिन एक जेन्युइन रीजन है। अगर शो कॉज नोटिस मिलने के बाद रिप्लाई का पीरियड कम मिला, शॉर्टर नोटिस जिसे बोलते हैं, तो फिर सामने वाले को एक्सटेंशन देना बनता है। ओके, देन AO will consider the reply submitted by the company and officer. AO shall issue the notice within 10 working days from the date of the receipt of them, directing the company or officers to appear in persons or authorize representative. If the company or officer desires to make an oral representation or through the authorized rep, they shall indicate their reply and AO shall allow the same. Okay, so अब पर्सनल हियरिंग की बात हो रही है। AO रिप्लाई को कंसिडर करता है, नोटिस देखता है 10 वर्किंग डेज के अंदर फ्रॉम द रिसीट, एंड कंपनी एंड ऑफिसर्स अगर चाहते हैं कि वो पर्सनली अपियर हो या रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अपियर हो तो दे कैन अपियर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर कंपनी चाहता है कि ओरल रिप्रेजेंटेशन भी हो और वो अपने इंटेंशन एक्सप्रेस करता है तो AO मे अलाउ बाय फिक्सिंग द डेट ऑफ अपियरेंस ऑफ द पार्टी। ओके, now on the date which is fixed for hearing, by recording reasons in writing, may allow the adjournments or may request the parties to submit written reply to certain issues, okay, to the notice period for default. तो इसमें ये बात भी क्लियर होती है कि अगर डेट फिक्स है हियरिंग की और अगर किसी वजह से एडजर्नमेंट चाहिए तो ROC विल रिकॉर्ड द रीजंस कि क्यों एडजर्नमेंट चाहिए, एंड सामने वाला पार्टी अगर रिक्वेस्ट करते हैं रिटर्न रिप्लाई के लिए, ROC रिक्वेस्ट रिटर्न रिप्लाई, तो इन दैट केस सामने वाले को एडजर्नमेंट दिया जाएगा एक नोटिस पीरियड के साथ कि इतने दिन में रिटर्न रिप्लाई को सबमिट करें। अब सारे पार्टीज को सुनने के बाद ROC ऑर्डर पास करेगा, नोटिस रूल 2 एंड नो हियरिंग रूल 5, दे विल पास द ऑर्डर इन 30 days ऑफ रिसीविंग द इलेक्ट्रॉनिक रिप्लाई। सो अगर रूल 2 के अंदर नोटिस मिला था, रूल 5 में कोई हियरिंग की जरूरत नहीं, द रिप्लाई वाज सो सुपर्ब, नो हियरिंग वाज रिक्वायर्ड, 30 डेज में रिप्लाई। लेकिन रूल 2 में नोटिस मिला एंड हियरिंग वाज कंडक्टेड इन रूल 5, देन पास द ऑर्डर इन 90 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ द नोटिस, एंड इफ देयर इज अ डिले इन पासिंग द ऑर्डर विल नॉट इनवैलिडेट एनी काइंड ऑफ मीटिंग्स। ये बात भी एकदम क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं ROC ऑर्डर्स की तरफ। तो ROC क्या ऑर्डर्स का क्या क्या चीजें ऑर्डर्स में ध्यान रखनी है। ROC का ऑर्डर शैल बी डेटेड, it has to be duly signed, it has to state the reason for the personal hearing, it has to send the copy of the order to the company officer in default and CG and uploaded on MC. So ROC के ऑर्डर्स के ये फीचर्स होंगे, उसमें डेट बराबर होनी चाहिए, सिग्नेचर्स बराबर होने चाहिए, रीजंस लिखे होने चाहिए, और वो ऑर्डर कंपनी ऑफिसर इन डिफॉल्ट एंड MC के पोर्टल पे भी लिस्ट होगा। ठीक है, अब इस केस में ROC क्या क्या कर सकता है, दैट इज कॉल्ड ROC पावर्स। दे कैन समन and enforce the attendance of any person acquainted with the facts. So अगर किसी को इस केस के बारे में पता है तो ROC उनको बुलवाने का नोटिस भी दे सकता है, and to order for evidence or to produce documents which is relevant for the subject matter. अगर ROC को लगता है कि ये डॉक्यूमेंट्स इनके पास है तो वो बुलवाने का ऑर्डर भी दे सकता है। If any person neglects ROC notice or fails to appear, then the penalty can be imposed. अगर कोई पर्सन जानबूझ के अपेयर नहीं करता तो पेनल्टी इम्पोज हो सकते हैं। Then factors to be considered for this equivalence.
साइज ऑफ द कंपनी, नेचर ऑफ बिजनेस, इंजुरी, रेपुटेशन, डिस्प्रपोर्शनेट एंड लॉस। सो कंपनी का साइज कितना है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, इंजुरी कितनी हुई है, कितनी बार डिफॉल्ट रिपीट हुआ है, डिस्प्रपोर्शनेट गेन कितना हुआ है, लॉस कॉस हुआ है कि नहीं, ये सब देखते हुए पेनल्टी इंपोज होती है। However, penalty shall not be less than the minimum amount. कम से कम इतनी पेनल्टी तो बनती है। ओके, एंड पेनल्टी विल बी पेड थ्रू एमसीए पोर्टल्स ओनली। तो कोई भी पेनल्टी कभी भी पेड होती है, हमेशा याद रखना वो एमसीए पोर्टल्स के थ्रू ही पेड होती है। ठीक है, एंड उसके साथ साथ यस, एक एडजुडिकेशन और कंपाउंडिंग में क्या डिफरेंस है? वेल, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। एडजुडिकेशन में इट इज ऑलवेज अपीलेबल, 454 में, ये 441 में, ये अपीलेबल है, ये नॉट अपीलेबल। एडजुडिकेशन रिक्वायर्स प्रोसिक्यूशन ऑफ द पार्टीज, पहले प्रोसिक्यूशन होगा फिर एडजुडिकेशन होगा। कंपाउंडिंग में देयर इज अ कंसेंसस टू अराइव एट द कंपाउंडिंग ऑर्डर, फिर हम साथ में मिलकर सेटल करते हैं। एडजुडिकेशन में इवन आफ्टर एडजुडिकेशन आरओसी कैन हैव अनदर जुरिसडिक्शन। तो एडजुडिकेशन होने के बाद भी आरओसी के पास वापस से एडजुडिकेशन करने की ताकत है, लेकिन आफ्टर कंपाउंडिंग देयर इज नो फर्दर प्रोसिक्यूशन। अब वापस से कंपाउंडिंग होने के बाद प्रोसिक्यूशन ले डाउन नहीं कर सकते। देन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर एडजुडिकेशन ऑफ सिमिलर मैटर। तो एक बार मैटर एडजुडिकेट हो गया, वापस से सेम मैटर और सिमिलर मैटर भी एडजुडिकेट हो सकता है, लेकिन आफ्टर कंपाउंडिंग सिमिलर मैटर कैन नॉट बी compounded for 3 years, याद रखना। and after adjudication ROC can open the same matter and it can impose a higher penalty also, but once compounded the matter cannot be reopened and there could not be higher penalty to that effect. okay, then appeals की बात करें तो appeal can be from the decision of ROC that goes to RD office, याद है। but appeal can on compounding can be on extraordinary circumstances, नहीं तो generally compounding orders are not appealable. okay, adjudicating officer arbitrarily determines the penalty, whereas penalty is agreed upon by the consensus of the parties. Clear? And powers under section 454 is exercisable by regional law. The power under 441 is exercisable, maximum penalty 5 lakhs, and others by NCLT by this much. तो ये था powers exercisable के बारे में। एडजुडिकेशन में आप कंपनीज एडजुडिकेशन एंड पेनल्टीज रूल्स फॉलो करते हो, जबकि कंपाउंडिंग के लिए एनसीएलटी रूल्स इज स्टिल फॉलोड फॉर कंपाउंडिंग। एडजुडिकेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय पेनल्टी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नो कंपाउंडिंग कैन बी डन बाय द इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग। Adjudication is not a hearing is mandatory for adjudication. Hearing is not mandatory for any kind of compounding. Okay, so I hope पूरा समझ में आया what is the analysis, what is this, और हमने फिर वो सेक्शन वाइज एनालिसिस भी किया था, फाइन ओनली, इम्प्रिजनमेंट, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, पूरा पार्ट का एनालिसिस यहाँ पे कंप्लीट किया था। ओके, ओके, नाउ अनदर थिंग इज दैट कंपाउंडिंग के अंदर क्या क्या चीजें ध्यान रखना। वेल, द कंपनी मेक्स अ एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग सुओ मोटो, दैट इज मूव एप्लीकेशन ऑफ सेटलमेंट टू आरडी और एनसीएलटी। अगर if the compounding application the process of 454 of adjudication does not apply, अगर मैटर कंपाउंडिंग के नेचर में जा चुका है तो एडजुडिकेशन का प्रोसेस फिर उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, एंड व्हाट इफ द आरओसी इन हिज स्टेटमेंट डिमांड्स एडजुडिकेशन, देन द आरओसी कैन नॉट डिमांड एडजुडिकेशन, ओनली आरओसी कैन सेंड अ नोटिस डिमांडिंग द एडजुडिकेशन। तो याद रखना, एक बार अगर कंपाउंडिंग होगा तो कंपाउंडिंग का नोटिस एडजुडिकेशन का नोटिस आ सकता है, लेकिन आरओसी जिधर ये एडजुडिकेशन होने वाला है वो खुद डिमांड नहीं कर सकता। इट इज आरडी एंड एनसीएलटी टू ओपन since the matter is pending before them. So who has to decide? It is the RD or NCLT has to decide that. Okay, now the regional director or NCLT decide on the settlement after hearing the parties to compound or adjudicate, and anyone should be adopted in the matter. तो यहाँ पे या तो कंपाउंडिंग होगा या एडजुडिकेशन होगा, दोनों में से दोनों नहीं हो सकता, दोनों में से कोई भी एक होगा, एंड दैट हैज टू बी डिटरमाइंड। Determine on what? So ROC in his statement can determine the penalties but cannot go under on the merits of adjudication. ROC अपने आप में यही पता कर सकता है कि ये मैटर में एडजुडिकेशन होना क्यों जरूरी था, उसके क्या रीजन है, फिर RD NCLT डिटरमाइन करता है कि उसके ऊपर क्या चीजें हैं। एंड रिमेंबर, ROC कैनॉट डिसाइड टू एडजुडिकेट इफ द मैटर इज बिफोर RD और NCLT। तो ROC उसमें अंदर ये डिसीजन नहीं ले सकता कि आप मुझे एडजुडिकेशन करना है अगर पेनल्टी इनके सामने है तो। ठीक है, बाकी लिस्ट ऑफ ऑफेंस विच इज कंपाउंडेबल एंड लिस्ट ऑफ ऑफेंस बाय द ट्रिब्यूनल, ये पेज 172 पे मिलेगा, अच्छे से पढ़ के जाना, वी हैव डन दैट टू। ओके,
इसके साथ साथ क्योंकि एजुकेशन का पार्ट था तो हम थोड़ा सा पार्ट चैप्टर 7 का भी यूज साथ में किया था। तो व्हाट इज द नेसेसिटी फॉर एजुकेशन कंपाउंडिंग? कंपाउंडिंग होता क्या है, उसकी जरूरत क्या है? The compounding is a giving opportunity to the corporates and companies to make the non-compliances good, ताकि वो non-compliance जो इनसे हुए वो सुधार सके. The necessity is greater today for flexible administration of company law, and thus compounding avoids long prosecutions and save time also. That's why compounding की आज नीड है. Compounding एक opportunity देता है कॉर्पोरेट्स को अपने केसेस को खत्म करने के लिए, और आज इसकी जरूरत में, क्योंकि आज छोटी छोटी बातों में भी कई डिफॉल्ट्स हो जाते हैं, तो इस जरूरत को देखते हुए कंपाउंडिंग अपने आप में एक असेंशियल एलिमेंट हो गया है. नाउ व्हाट इज कंपाउंडिंग? वेल, कंपाउंडिंग इज एडमिशन ऑफ द गिल्ट either voluntarily or on notice, and defaulters agree to pay the penalty ordered by them. After the compounding is done, there is no prosecution for the same. Okay, and to compound or not to compound depends upon the company or such offense. तो कंपाउंडिंग के अंदर जरूरत क्या है? वेल, कंपाउंडिंग इज एडमिशन ऑफ द गिल्ट. आप मानते हो आपसे गलती हुई है, डिफॉल्टर्स एग्री टू पे द पेनल्टी. एक बार कंपाउंडिंग हो गया, देयर इज नो फर्दर प्रोसिक्यूशन, एंड द कंपाउंड और नहीं करना है क्या करना है, ये डिपेंड करता है कंपनीज और उस पार्टीज के हिसाब से. ओके, इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी टू एग्री और नॉट. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग? It gives you peace of mind. Compounding amount is not fine. Speedy trial. Judiciary can devote more time to important cases, and no need for prosecution. An amount paid in the fees in case of income tax. तो कंपाउंडिंग के अपने ही बेनिफिट्स हैं. इट गिव यू द पीस ऑफ माइंड. झगड़ा नहीं होता है कंपाउंडिंग में. कंपाउंडिंग अमाउंट इज नॉट इवन अ फाइन. तो एक फटाफट केस खत्म हो जाता है, जुडिशरी का टाइम बचता है. और ये क्या बोलते हैं, कंपाउंडिंग के अंदर जो फी है वो इनकम टैक्स में फी करके गिनते हैं, तो उसका अपना बेनिफिट है. एंड देयर इज नो नीड ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑल्सो. ठीक है. देन टू टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल. जहाँ तक नॉन कंपाउंडेबल की बात करूँ, तुम्हें पता है दैट इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन. इन्वेस्टिगेशन इज इनिशिएटेड, एन ऑफेंस इज committed by the company or officer within 3 years from the date of the similar offense, तो वो नॉन कंपाउंडेबल हो जाता है. तो नॉन कंपाउंडेबल में there is a punishment. The word is imprisonment and fine. The investigation is initiated, and if the offense is committed by the officer or the company within 3 years of the previous compounding, then there is no question of compounding. Okay, लेकिन compoundable क्या होता है? That is to be punishable with imprisonment only. ओके, और पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑल्सो फाइन, वो इधर चल जाएंगे. तो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करती है. द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज दैट इज कॉल्ड NCLT, एंड वेयर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन में बी इम्पोज डज नॉट एक्सीड 25 लाख देन RD. तो वो लोग डिसाइड करते हैं कैसे कंपाउंड करना है और क्या करना है. ठीक है, चलो प्रोसीजर क्या है. 441 इसके प्रोसीजर की बात करता है. एक बोर्ड मीटिंग होती है, दे कॉल अ बोर्ड मीटिंग, के कंपनी डिसाइड करती है हमें कंपाउंड करना है. देन फाइन क्वांटिफिकेशन होता है कि कितना फाइन अराइव हो रहा है, कितने फाइन पे करना है. फिर एक रेजोल्यूशन पास होता है. रेजोल्यूशन में आप ये डिसाइड करते हो कि हमें ये ऑफेंस पर्टिकुलर, ये नेचर का, ये कंपनी का, ये साल का ऑफेंस कंपाउंड करने के लिए. फिर आप एप्लीकेशन स्टेज याद रखना. एप्लीकेशन स्टेज के अंदर द कंपाउंडिंग एप्लीकेशन हैज टू बी मेड. GNL फॉर्म 1 फाइल होगा, ROC विल फॉरवर्ड द कॉपी टू द NCLT, वो फाइल हो जाए. पर्सनल हियरिंग्स की बात रखो, तो पर्सनल हियरिंग्स विल बी कंडक्टेड, एंड दैट विल बी पर्सनल हियरिंग ऑफ RD एंड ROC ऑल्सो. एंड ऑर्डर्स पास हो जाते हैं. दैट इज RD ROC मे पास ऑर्डर्स, पे एन अमाउंट एट द टाइम फिक्स्ड. एंड फाइलिंग्स की जहाँ तक बात करूँ तो INC 28 के अंदर 30 डेज के अंदर आपको ROC RD के साथ फाइलिंग्स कंप्लीट करनी पड़ती है. ठीक है. Now, what other points to be remembered? Other points to be remembered are this: where the offence is compoundable, so the intimation shall be given by the company to ROC in 7 days. कि सर हमारा offence compoundable है, इसमें prosecution की जरूरत नहीं है. Then, where the offence is compounded before institution of prosecution, तो prosecution होने के पहले ही compounding हो गया, तो कोई prosecution start नहीं होगा. Okay.
where the offense is compounded after institution of prosecution. So if the offense is compounded after institution of prosecution, इसका मतलब court case चल रहा था, so notice will be sent to ROC concerned as well as to the court concerned. The company and officer in default will make a discharge application, and if the court is convinced, they can discharge the person concerned. Okay. Then the tribunal or RD dealing with the compounding shall require to deal the company to complete its filing, compliances and other requirements of the Companies Act by passing orders of Companies Act. However, the compounding fees will not be compromised. Additional fees may be paid. याद रखना, ट्रिब्यूनल और आरडी चाहे तो कंपाउंडिंग कर सकते हैं. दे कैन रिक्वायर द कंपनी टू डू द कंपाउंडिंग और कंप्लीट द फाइलिंग्स कंप्लायंसेस. तो कंपाउंडिंग करने का मतलब ये नहीं होता कि आपके सारे पाप धुल गए. नहीं, यू हैव टू कंप्लीट योर कंप्लायंस एंड अदर थिंग्स. और एक बार अगर आप कंपाउंडिंग करते हो तो कंपाउंडिंग के साथ साथ आपको उसके एडिशनल फीस जो भी लेविएबल होगा वो पे करना पड़ेगा. वो अपने आप में ख़त्म नहीं होने वाला. And any officer or employee who fails to comply with the regional directors or tribunal's order, yes, अगर कोई person comply नहीं करता तो there is a imprisonment up to 6 months or a fine of 1 lakh rupees that can be imposed on that person. Okay. Then what happens after compounding? Well, after compounding, ROC or any of the department, they cannot reopen the matter. Remember, they cannot reopen the matter on the grounds of suppression of facts. Okay. And the person, yes, a person who is agreed, the person who agreed for the compounding cannot challenge the proceedings before them. ठीक है. तो ये पार्ट कुछ चैप्टर 7 का लिया था यहाँ पे, कंपाउंडिंग क्योंकि टॉपिक चल रहा था, साथ में देख लेते. ठीक है. तो ओवरऑल चैप्टर 6 के हिसाब से देयर इज कंपनीज एक्ट, सेबी, प्रिवेंशन, कॉफ एपोजर. तो हम लोग कंपनी लॉ के पार्ट में कंटिन्यू करते. तो ऑफेंसेस के हिसाब से अब आते हैं सेबी की तरफ. तो सेबी के अंदर क्या क्या चीज़ें याद रखना? वेल, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज इन सेबी. सेबी इम्पोजेस पेनल्टीज. SEBI imposes penalties. SEBI has to be convinced that there are circumstances to levy the penalty, and the adjudication process जो SEBI का होता है is not a mere assessment of the fact, but it is determining the gravity of the offense. क्योंकि मार्केट पे कितना इम्पैक्ट हुआ है वो देख के पेनल्टी इम्पोज करती है. And SAT is the appellate authority established under the SEBI Act to hear and dispose kind of all the appeals from the stock exchange, SEBI, IRDA, पेंशन फंड, इन सब की अपील सेट में जाती है. अब सेबी में ये पेनल्टी और ये सब का काम करते कौन है? वेल, एक्चुअली देयर आर 3 डिविजन्स. सैट लिटिगेशन डिवीजन फॉर प्रोसिक्यूशन, सेटलमेंट डिवीजन. तो सैट लिटिगेशन एक डिवीजन है जहाँ पे सैट के कहने के हिसाब से लिटिगेशन देखी जाती है, एंड दे आर होल्डिंग एनी काइंड ऑफ अपील्स एज पर द ऑर्डर्स ऑफ द सेबी, एंड दे अपीयर ऑन इन सैट ऑन बिहाफ ऑफ सेबी. दैट इज ये जो डिवीजन में बैठते हैं लोग वो सेबी की तरफ से अपीयर करते हैं, एंड दे टेक द असिस्टेंस ऑफ लॉ फर्म्स ऑल्सो एट टाइम्स अगर उनको ज़रूरत है या सीनियर एडवोकेट्स की ज़रूरत है तो. एंड सैट डिवीजन इज कोलैबोरेटिंग विद अदर डिपार्टमेंट्स टू फाइल द एफिडेविट्स एंड रिटन स्टेटमेंट अगर सामने वाले से बहुत बड़ी गलती होगी तो. फिर उधर दूसरा डिपार्टमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, या द डिवीजन ऑफ प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट. ये डिपार्टमेंट का बेसिक काम ये होता है क्रिमिनल कोड्स फाइल करना. फिर सेबी एक्ट इम्पोजेज अ पेनल्टी. तो ये डिवीजन जो है ये हैंडल कोर वर्क ये करता है, प्रोसिक्यूशन, क्रिमिनल केसेस फाइल करने का काम. एक और डिपार्टमेंट होता है वेरी फेमस डिपार्टमेंट, दैट इज कॉल्ड सेटलमेंट डिवीजन. तो ये पार्ट में आप काफ़ी सारा सेटलमेंट आगे चल के दूसरे पार्ट में देखते हो. तो सेटलमेंट डिवीजन होता क्या है? इनका बेसिक काम होता है कि चीज़ों को सेटल करना और सेबी के सारे प्रोसीडिंग्स को एज पर सेबी रेगुलेशन सेटल करने की कोशिश करना. इसके साथ साथ सेबी की अपनी पेनल्टीज होती है. येस, एग्जैक्टली. तो पेनल्टीज अंडर द सेबी विल बी सो एंड सो. ओके. द पावर ऑफ द सेबी टू इशू डायरेक्शंस अंडर 11B. तो सेबी की क्या क्या पावर्स हैं? वेल, एक बार सेबी इंक्वायरी कर ले और ये बात से सेटिस्फाई हो जाए कि कुछ गड़बड़ हुआ है इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, तो सेबी चाहे तो इंटरमीडियरीज या किसी भी पर्सन को मार्केट एक्सेस करने से रोक सकता है, एंड दे कैन इंश्योर दैट सारी चीज़ें प्रॉपरली हो. दैट इज कॉल्ड पावर. अब इस केस के लिए सेबी डायरेक्शंस इशू कर सकता है. एग्जैक्टली. इस केस के लिए सेबी डायरेक्शंस इशू कर सकता है.
सेबी कैन इशू डायरेक्शन। सेबी किसको डायरेक्शन इशू करता है? किसी भी पर्सन को या क्लास ऑफ पर्सन को या किसी भी कंपनी को जिसके रिस्पेक्ट में वायलेशन हो। अब अगर वो पर्सन को इशू कर रहा है तो सेक्शन 12 के हिसाब से, या एसोसिएटेड विद सिक्योरिटी मार्केट हो, और अगर वो किसी कंपनी को इशू कर रहा है तो इंटरेस्ट ऑफ दी इन्वेस्टर्स को देखते हुए एंड सिक्योरिटीज मार्केट का इंटरेस्ट देखते हुए ऑर्डर इशू करेगा। क्या सेबी पेनल्टी इंपोज करता है? बिल्कुल इंपोज करता है। सो सेबी की पेनल्टीज क्या क्या हो सकती है? वेल 15A के हिसाब से फेलियर टू पनिश द डॉक्यूमेंट्स वगैरह एक पेनल्टी आ सकती है। फेलियर टू फाइल रिटर्न्स इन्फॉर्मेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैन बी दी अदर पेनल्टी, या फेलियर टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैन बी पेनल्टी। दैट इज 15A के पॉपुलर रिक्वायरमेंट्स। उसके साथ साथ 15B की रिक्वायरमेंट्स आती है। 15B की रिक्वायरमेंट्स है कि अगर इंटरमीडियरी दे एंटर इनटू एग्रीमेंट, दे डू नॉट एंटर इनटू एग्रीमेंट विद द क्लाइंट विच दे शुड, तो भी पेनल्टी आ सकती है। दैट इज फॉर फेलियर्स। एंड 15C की रिक्वायरमेंट क्या है? वेल 15C की रिक्वायरमेंट ये है, दैट इज टू प्रिवेंट रिड्रेस ऑफ ग्रीवियंस। अगर किसी से गलती हुई है तो वो ग्रीवियंस को रोकने के लिए भी पेनल्टी इंपोज की जा सकती है। और 15D के हिसाब से भी पेनल्टी है। 15D क्या बोलता है? वेयर देयर इज अ फेलियर बाय द म्यूचुअल फंड्स और CIS फॉर कंप्लाइंग विद द टर्म्स एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ एफिडेविट्स। तो ये सारी पेनल्टीज पढ़ के जानी है, अवॉइड नहीं करनी है। ओके, एटलीस्ट इसकी एक दो बार रीडिंग कर लो, बिकॉज इट गिव्स यू द आइडिया। ओके, ये था, ये पेनल्टी थी, ये था, ये था। पुट इट एज अ सॉन्ग कि म्यूचुअल फंड्स 1 लाख इतना, एज मेनी थिंग्स आई, और यू कैन मेक निमोनिक्स ऑल्सो, बट ये बहुत सारा निमोनिक्स हो जाएगा, इट विल बी टू टफ टू रिमेंबर। So just read it well. And failure of mutual funds and CIS to make the application for listing of security, वो भी penalty आ सकती है। यहाँ तक कि failure of mutual funds to dispatch any kind of certificates of the scheme is a penalty in 15D. Failure of mutual funds to refund application is a penalty. मेरे लिए क्या, मैं काफ़ी हद तक म्यूचुअल फंड्स वगैरह इन सब के साथ काम कर चुका हूँ, तो याद रह जाता है कि ये सब पेनल्टी के। एंड फेलियर ऑफ म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्ट द क्लाइंट मनी इज ऑल्सो अ पेनल्टी। उसी तरह 15D के साथ साथ 15E जरूर पढ़ के जाना, दैट इज फेलियर ऑफ AMCs और म्यूचुअल फंड्स टू कंप्लाई विद द रेगुलेशंस, तो वो भी एक पेनल्टी आ सकती है। या फिर हमारा जो 15EA है, यस EA इंसर्ट किया गया, पेनल्टी बाय AIF, INVIT, REIT, ये सब भी पेनल्टी आ सकती है। यहाँ तक कि 15EB आता है। EB के हिसाब से पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट बाय इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एंड रिसर्च एनालिस्ट, वो भी पेनल्टी आती है। 15F के हिसाब से ब्रोकर्स, द फेलियर ऑफ पेनल्टी बाय द ब्रोकर्स, तो कॉन्ट्रैक्ट्स नोट इशू नहीं करते। यस 15F, हियर इट इज। सो ब्रोकर्स अगर कॉन्ट्रैक्ट नोट टाइम पे इशू नहीं करते तो वो भी पेनल्टी आ सकती है। ब्रोकर्स अगर डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटी टाइम पे नहीं करते तो वो भी पेनल्टी आ सकती है। एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज करते हैं तो वो भी पेनल्टी आ सकती है। ओके, तो इस तरह से पेनल्टी आती है। और फेमस सेक्शन उसके बाद आता है 15G। 15G इज नोन फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग। एग्जैक्टली, तो इनसाइडर ट्रेडिंग की पेनल्टी तो याद रखने लायक है। 10 लाख रुपया कैन एक्सटेंडिंग अप टू 25 करोड़ रुपीज और 3 times the amount of profits, okay, by the person or who has done that insider trading, and or who has circulated the unpublished price sensitive information, or who communicated the unpublished price sensitive information, or who counsels or procures the unpublished price sensitive information, उन सब के ऊपर पेनल्टी आ सकती है। तो 15G काफ़ी फेमस सेक्शंस में से है। फिर 15H, यस, पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर्स ऑफ शेयर्स ऑन एक्विजिशन, और टेक ओवर कोड में पढ़ते हो so even that penalty can come to disclose the aggregate shareholding, make the public announcement properly, make the public offer properly, pay the consideration well in the time. So that is called 15H की penalty. उसके बाद सेबी ने कुछ और penalties भी ऐड की थी। 15HA, HA is known for fraudulent or unfair trade practices की penalty. Yes, HA is known for fraudulent and unfair trade practices की penalty. उसके साथ साथ 15HAA ऐड किया था, penalty for alteration, penalty for destruction और failure to protect the electronic database of SEBI, that can be penalty. या फिर 15HB भी ऐड किया गया था। 15HB के हिसाब से that is yes, penalty for the contravention for separately provided elsewhere. तो सेबी में भी कंपनी लॉ की तरह एक प्रोविजन है कि अगर कोई पेनल्टी नहीं दी गई है तो हम ये पेनल्टी आप पे इम्पोज कर सकते हैं। तो सेबी एक्ट के हिसाब से भी पेनल्टीज आ सकती है और सेबी एक्ट भी उस चीज़ को कवर कर सकता है। क्लियर? अब नेक्स्ट टाइम इसके सारे में और भी ज़्यादा चीज़ें देखेंगे। स्टे ट्यून्ड।